बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये सेकंड वीडियो है। हमने लिमिट तक का ही किया था। मैंने कंटिन्यूटी कहा थी कि आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। नाउ कंटिन्यूटी ऑफ द वेक्टर फंक्शन। सबसे पहले डिफरेंस समझें। व्हाट इज़ द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड कंटिन्यूटी। इन लिमिट फंक्शन मे आर मे नॉट डिफाइंड एट द पॉइंट एट विच यू वांट टू फाइंड द लिमिट। मतलब जिस पॉइंट पे आप लिमिट फाइंड करना चाहते हैं उस पर फंक्शन डिफाइन हो भी सकता है और नहीं भी, जबकि कंटिन्यूटी में फंक्शन मस्ट डिफाइंड एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये जो डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है ना, इसमें आपको पता चल रहा है कि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ रही है। ये शो कर रहा है कि वेक्टर में डायरेक्ट टी नोट लगाया हुआ है। तो अगर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ जाए, मतलब उसकी जो लिमिट है वो उसकी जो फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू लगाने से आती है वही आए, तो आप कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। जैसे वो लिमिट में आपने लास्ट टाइम पढ़ा, उसमें आपने देखा कि फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट की वो तो अनडिफाइंड आ गई, लेकिन अगर वो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से कोई डेफिनेट नंबर आता और लिमिट निकालने से भी एक डेफिनेट नंबर आता और वो एक सेम होते, तो देन दैट फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस। इसे सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे और मॉडलस फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। इसे थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं आपको बस दिखाती हूँ इसकी एग्जांपल। ये देखिए, ये एक आपके पास फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन। मैंने इस पे कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 पे। मैं सबसे पहले मैंने कहा है कि कंटिन्यूटी में फंक्शन मस्ट डिफाइंड एट दैट पॉइंट। मैंने डायरेक्ट 2 पुट किया क्योंकि डिफाइन के लिए कंडीशन होती है कि जो फंक्शन जैसे है उसमें वो पुट कर दें वैल्यू और देखें क्या आता है। मैंने 2 पुट किया तो देखें 9 आ गया, यहाँ पे 9 आया ना। अब मैंने लिमिट निकाली है 8.2 और लिमिट निकालते हुए आप फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बाय चांस यहाँ पे फंक्शन सिंप्लीफाई नहीं होता, सिंप्लीफाइंग फॉर्म में ही है, आप 2 पुट करें तो ये 1/9 आ गया। तो क्या ये लिमिटिंग वैल्यू उस फंक्शनल वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही? आ रही है। सो लिमिटिंग वैल्यू इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। सो दिस फंक्शन वेक्टर ए इज दिस वेक्टर फंक्शन इज द कॉन्टिन्यूस वेक्टर फंक्शन। ये कंटिन्यूस है। ठीक है, ये आपकी कंटिन्यूटी प्रूव हो गई। अब कंटिन्यूटी प्रूव करने के बाद अगला जो है थ्योरम वो है कंपोनेंट टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अगर एक वेक्टर फंक्शन आपको दिया हुआ है, देखें ये वेक्टर फंक्शन कंपोनेंट फॉर्म में ए ऑफ टी इज इक्वल टू a1 ti प्लस a2 tj प्लस a3 tk। कंपोनेंट फॉर्म में वो कहता है अगर ये कंपोनेंट कंटिन्यूस है तो वेक्टर मस्ट भी कंटिन्यूस होगा। मतलब प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट वेक्टर इज कंटिन्यूस इफ इट्स कंपोनेंट्स आर कंटिन्यूस। अगर इसके कंटिन्यूस हैं कंपोनेंट तो वो ये कंटिन्यूस होगा। इसके थ्योरम को मैं बुक से इसलिए नहीं बता रही कि ये बहुत बारीक लिखा हुआ है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। ये देखो, ये मैंने कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर लिखा। ठीक है, बुक में उन्होंने इसको AIT लिख दिया, मतलब आई को 1 2 3 कह दिया, A1 2 A2 T A3 T लिखने इकट्ठे बता दिए। इससे कंफ्यूज नहीं होना। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दिस आई एंड दिस आई कैप। ठीक है, अब देखो अगर कंपोनेंट कंटिन्यूस हैं तो इसका मतलब A1 भी कंटिन्यूस है, A2 भी कंटिन्यूस है, A3 भी कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो फिर लिमिट लगाएंगे A1 T पे, T नोट पे आपने लिमिट लगानी है। जब T अप्रोच करेगा T नोट पे तो ये मस्ट बी इक्वल टू A1 T नोट, देन दिस कंपोनेंट इज कंटिन्यूस। इसी तरह A2 जो होगा उसमें A2 T और 2 आ जाएगा, तो उसमें I लिख के ना, तो ऐसे तीनों के लिए इकट्ठा लिख दिया। मतलब ये कंपोनेंट जो है वो कंटिन्यूस है, ये हमें गिवन है, तो हमने देखना है वो वेक्टर भी कंटिन्यूस है। अब हम उस वेक्टर को पहले लिख लेंगे कंपोनेंट फॉर्म में। दोनों तरफ लिमिट लगा दी। लिमिट लगाने के बाद देखें मैंने लिमिट को अलग-अलग कर दिया तीनों पॉइंट्स पे। साथ बुक को कंसल्ट कीजिएगा, ठीक है, अगर यहाँ कुछ मिसप्रिंट लगे। अब आपको पता है तीनों कंपोनेंट्स कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो लिमिट टी अप्रोचेज टू टी नोट A1 टी की वैल्यू आएगी A1 टी नोट, वो आ गई। A2 टी नोट आ गई, A3 टी नोट आ गई। ये क्या है? ये तो वही वेक्टर फंक्शन है, लेकिन टी नोट की टी की जगह टी नोट है, तो वही वेक्टर फंक्शन लिख देंगे, टी की जगह टी नोट लिख देंगे। तो देखो ये तो लिमिटिंग वैल्यू इसके इक्वल आ गई। सो दिस मीन्स वेक्टर इज द कॉन्टिन्यूस वन, वेक्टर इज कंटिन्यूस एट टी नोट। तो ये कंपोनेंट टेस्ट है। आप याद रखिएगा, जब भी एक वेक्टर के कंपोनेंट्स कंटिन्यूस हों तो फिर वो खुद भी कंटिन्यूस होता है। ये आपने खुद पढ़ना है, पूरा थ्योरम मैंने आपको वहाँ बता दिया। ठीक है, अब अगली एग्जांपल देखो, वो इस एग्जांपल 4 में क्या क्या है। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन। सिंपल फंक्शन है, सिंपल पूछा है। पहले फंक्शन में देखो कोज है, साइन है और ET है।
जो आई कंपोनेंट है ना वो है कोस टी। कोस टी सबके लिए कंटिन्यूस होता है, सो ये कंटिन्यूस है कंपोनेंट। साइन टी भी सबके लिए कंटिन्यूस होता है, आपको ऑलरेडी पता है, तो ये भी कंटिन्यूस है। ई टी जो है ये एक्सपोनेंशियल, याद रखो साइन कोस एक्सपोनेंशियल ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होते हैं, हर पॉइंट पे डिफाइन होते हैं, तो ये कंटिन्यूस है, डिफाइन है, तो मीन्स के पूरा अगर ये कंपोनेंट कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस है। अब दूसरे में आओ जिसमें कुछ डिसकंटिन्यूटी भी चेक करते हैं। ये टी हर एक पे कंटिन्यूस होता है, ये 1/t, ये टी जीरो पे डिफाइन नहीं है तो फिर जीरो पे ये कंटिन्यूस भी नहीं है। लॉग में अब जा जाते हैं तो ये टी जीरो पे भी नहीं है, टी नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी नहीं है, तो मीन्स टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड नॉट इक्वल टू नेगेटिव वैल्यूज़। तो ये किन पे सब पे कंटिन्यूस है सवाए टी जीरो पे और टी नेगेटिव पे। यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, ये पूरी डिटेल यहाँ लिखी हुई है। ये दोनों क्वेश्चंस आपने देख लिए, आप अपने उनमें जो वीक वाइज प्लान में भेजा उसको भी देख लीजिएगा। अब आ जाता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। वेक्टर की जो डेफिनेशन आपने की हुई है वो यही है जो मैंने हाईलाइट की है। फ़र्क क्या किया, मैंने सिर्फ फंक्शन में वेक्टर का निशान लगा दिया, ये देख लें। वही जैसे वहाँ पे एफ एक्स प्लस डेल एक्स होता था, या वेक्टर ए टी प्लस डेल टी है, तो ये एक्चुअल डेफिनेशन है वेक्टर फंक्शन की, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये इक्वल होगा डी ए ओवर डी टी। मीन्स इफ दिस लिमिट इज एग्जिस्ट देन यू कैन से दैट इज इक्वल टू डी ए ओवर डी टी, और ए वेक्टर है। इसे ये आपने देखना है, ये खुद पढ़िएगा, लेकिन वो मैंने आपको बता दिया, फिर सेकेंड ऑर्डर बताया होगा। नाउ व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेक्टर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की जो है ना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन रियल में आपने पढ़ी हुई है फर्स्ट सेमेस्टर में, पिछले सेमेस्टर्स में, वो ये है कि ये टेंजेंट को शो करता है। मतलब ये किसको शो करता है, टेंजेंट्स को। ये देखो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या वेक्टर जो डेरिवेटिव है वो भी टेंजेंट को जाहिर करता है। देखते हैं, ये फिगर आपको ऐसे लगती है, मैं आपको अपने हाथ से बनी हुई फिगर दिखाती हूँ, उस फिगर से आपको पता चलेगा कि मैंने उसमें क्या की है। ये देखो, मैंने ये कर्व ड्रॉ किया इस तरह से, ठीक है। इस कर्व पे मैंने 2 पॉइंट लिए, एक ये P और एक ये P डैश। P पॉइंट को ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया एक वेक्टर ने, A वेक्टर, और ये पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर P बार को रिप्रेजेंट किया, वो दूर है, उसे मैंने आकर द T प्लस डेल T लिख दिया। अब देखो कि अगर मैं इन दोनों में देखूँ, ये P है ये P, जैसे जैसे P बार P के पास आएगा डेल टी ख़त्म होता जाएगा, ये डेल टी ख़त्म होता जाएगा, और ये जो लाइन है ये टेंजेंट बनती जाएगी। ये लाइन इसके यहाँ आ जाएगी, जब तो ये लाइन इस तरह आ जाएगी, ये लाइन फिर ये पॉइंट यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया। जैसे ही पी बार ने पी की तरफ मूव किया, या आप कहें जैसे डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो हुआ, तो क्या हो गया कि ये जो लाइन कट कर रही थी ये लाइन इस पर टेंजेंट बन गई। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि वेक्टर फंक्शन भी टेंजेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। इसको ज़रा यहाँ से पढ़ के देखें। कंसिडर द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द कर्व इन स्पेस। लेट a of t and a t plus del t be the vectors of the points p and p bar corresponding to t and t plus del t respectively. Then from the figure, ये देखो फिगर वही जो मैंने बनाई हुई, वो कहता है कि अगर आप इस फिगर में देखें तो ये देखो फिगर में ये है, आपको हेड और टेल रूल से पता है कि ये चीज़ जो है ये इक्वल है इन दोनों के प्लस के। अगर आपने डेल ए निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, इन दोनों का प्लस जो था वो इक्वल था वेक्टर ए टी प्लस डेल टी के। तो फिर आप अगर डेल ए निकालते हैं तो वेक्टर ए उधर चला जाएगा, तो वो ये फॉर्म बन जाएगी, यही बन जाएगी ना। अब ये बन गया, अब इसको डिवाइड कर दो डेल टी से। अगर मैं डेल टी को अप्रोचेस टू ज़ीरो कराऊँ, जैसे मैंने इस फिगर में बताया था कि जैसे जैसे ये इसके पास आएगा, अब मैं इसको जब अप्रोचेस टू ज़ीरो कराऊंगी तो ये डेल बन जाएगा आपके पास डी। ये देखें ज़रा, जब आपको पता है जब लिमिट लगाएंगे दोनों तरफ तो ये डी ए बाई डी टी बन जाएगा। ये चेक करें, जब मैंने दोनों तरफ लिमिट लगाई तो वो उधर तो लिमिट लगी रहेगी और इधर की जो लिमिट है वो डी ए बाई डी टी बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे भी डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
टेंजेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आपने देख लेना है। इसके बाद है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये बहुत सिंपल है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट, हम कहते होते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। नाउ हियर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज velocity and rate of change of the rate of change of vector velocity is the vector quantity, rate of change of velocity is the acceleration। ये डेफिनेशन है यहाँ पे। इसके बाद एक थ्योरम देखेंगे। इस थ्योरम में वो क्या पूछ रहा है ये देखें ज़रा, एक मिनट। अब इसमें वो कह रहा है, हाँ जी, अब देखें वो इसमें क्या कह रहा है। वो इसमें कह रहा है कि एक वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, तो क्या उस वेक्टर का डेरिवेटिव मैं जब लूँ तो उसके कंपोनेंट का डेरिवेटिव ले लेना चाहिए। यस, ये प्रूव करना है कि अगर एक वेक्टर गिवन है तो वो डिफरेंशिएबल, देखें ना, अगर a1 a2 a3 आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल, तो प्रूव करें कि अगर इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसके सारे कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। बहुत सिंपल है, आपको ये डेफिनेशन पता है। dA/dt लिमिट del t अप्रोचेस टू 0, ये आपने पास पीछे पढ़ी है। अब आप क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे। इसमें कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो a वेक्टर की जगह a1t प्लस del t, फिर a2t प्लस del t, a3t प्लस del t। इधर आप लिख देंगे a ऑफ t, a2t, a3t, ठीक है। इसको भी कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। इसको फिर अलग-अलग कर देंगे, ये देखें, इसको कंबाइन करेंगे। जब इन पे लिमिट्स सब पे अलग-अलग लगाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेक्टर फंक्शन दिया हुआ है और उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप उसके कंपोनेंट का डेरिवेटिव फाइंड कर लें। इस प्रूफ को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल नंबर 5 है जो आपने करनी है, ये देखिए। इसमें है वेक्टर आर आपको गिवन है, उसने कहा dr/dt निकालें, d²r/dt² निकालें, फिर उसने कहा dr/dt की मैग्नीट्यूड निकालें, फिर इसके स्क्वायर की मैग्नीट्यूड निकालें डेरिवेटिव के। तो आपने क्या करना है, सिंपल dr/dt निकाल के उसकी मैग्नीट्यूड, d²r/dt² निकाल के उसकी मैग्नीट्यूड, नो डिफरेंस, बहुत सिंपल। तो आपने इसको खुद करना है, ठीक है, आप इसको खुद कर लेंगे। अब इसके बाद क्या है, डिफरेंशिएशन फार्मूलाज। डिफरेंशिएशन फार्मूलाज वैसे ही हैं जिस तरह से आप पहले पढ़ चुके हैं। ये देखो, ये सारे आपने जस्ट फार्मूलाज देख लेने हैं, इनके प्रूफ गिवन है, इनके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ इनके प्रूफ अपने लिए कर लीजिएगा। आपने सिर्फ जस्ट ये पढ़ने हैं कि प्लस हो तो ऐसे करते हैं, माइनस हो तो ऐसे करते हैं, ठीक है, डॉट हो तो ऐसे करते हैं, स्केलर हो तो ऐसे करते हैं। तो मैं वीडियो यहीं पर क्लोज कर रही हूँ। इसके फार्मूलाज हैं आगे भी, तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसे स्टॉप करती हूँ।